मीन, मेष, कन्या, तुला। आखिर क्या है ये राशियां और क्या होते हैं नक्षत्र? एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? तो चलिए आज इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। वेलकम टू इन आवर चैनल। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले ज्योग्राफी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। आखिर ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी अगर हिंदी में बोले तो भूगोल। अगर बात करें ज्योग्राफी की तो सिंपल दो पार्ट में तोड़ते हैं, जियो प्लस ग्राफिया या ग्राफी। तो ये सब पुराना मेथड हो गया कि जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स टू स्टडी, कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। लेकिन क्या पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है? नहीं। अगर हम बेसिक डिफाइन देखें तो जियो प्लस ग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ये डिफाइन अपने आप में अधूरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात ओनली अर्थ की हो रही है। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर लाइक पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। अगर अर्थक्वेक आते हैं, ये हमारी अर्थ है, अर्थक्वेक आते हैं तो सिस्मिक वेव्स नीचे से आती हैं, तो हमें तो फिर इंटीरियर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर वर्षा होती है तो वर्षा तो एटमॉस्फेयर से होती है, ऊपर से। तो ऊपर ओजोन लेयर है, आइनोस्फेयर है, तो इन सब के बारे में जानने के लिए हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो हमारी ये डिफाइन अधूरी रह जाती है कि द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। अगर बात करें दूसरी डिफाइन की, द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, इट्स इंटीरियर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ये डिफाइन थोड़ा ठीक लगती है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के बारे में, उसके इंटीरियर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना ही ज्योग्राफी है। तो ये भी आधी अधूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात हो रही है फिजिकल ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की। क्या ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्या? नहीं। ह्यूमन ज्योग्राफी का उतना ही पर्सपेक्टिव है जितना कि फिजिकल ज्योग्राफी। आते हैं तीसरी डिफाइन पर। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ये डिफाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ प्लेसेस, लाइक कोई भी प्लेस हो, कोई भी कंट्री हो, प्लेस हो, कहीं भी किसी भी जगह उस प्लेस की स्टडी और उसका रिलेशनशिप किससे, बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। तो अगर लोगों से रिलेट करेंगे, मान लो यहाँ पे मरुस्थल है या कोई भी नदी बह रही है, जब तक वहाँ इंसान नहीं होगा तो उसका कोई रेलिवेंट नहीं होगा। ये थ्योरीज हम पढ़ेंगे बाद में, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, वो बाद का केस है। लेकिन अभी यहाँ पर बेसिक डिफाइन करते हैं। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी वह अध्ययन है जिसमें किसी स्थान और लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा जाता है और उसके एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये थी बेसिक तीन डिफाइन, लेकिन इसमें से मोस्ट सुटेबल थर्ड वन है। पहली डिफाइन बेसिक है जो आज तक हम सुनते आए हैं कि जियो प्लस ग्राफी मीन्स पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी है। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के सरफेस के बारे में, इंटीरियर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये भी आधी अधूरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात फिजिकल ज्योग्राफी की ही रह जाती है। लेकिन थर्ड डिफाइन में फिजिकल प्लस ह्यूमन दोनों ज्योग्राफी को साथ लिया गया, इसलिए इसको बेटर मानेंगे। तो मूव ऑन करते हैं आगे।
वाई वी आर स्टडिंग इट, आखिर हमें जरूरत क्यों है, ज्योग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ेंगे क्यों आखिर। अगर बात करें G7 कंट्रीज की, G7 कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आखिर ये कंट्री इतनी डेवलप क्यों है। क्वेश्चन उठता है आखिर ये कंट्रीज डेवलप क्यों है। मेन रीजन तो ये होता है कि ये टेम्परेट रीजन पर लाइज करती है। ये हमारी इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ है। मोस्टली ये कंट्रीज क्या है, टेम्परेट कंट्रीज है, मतलब ठंडे प्रदेश वाली कंट्री है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो यही इनका मेन रीज़न है डेवलपमेंट का। क्यों रीज़न है, क्योंकि कोई भी अगर ठंडा एरिया है वहाँ पे जर्म्स बहुत कम मिलते हैं, जर्म्स नहीं रहेंगे, ठीक है, बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे। अगर जर्म्स बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वहाँ पे डिजीज लेस होंगी, डिजीज लेस होंगी तो वहाँ पर थिंकिंग पावर हाई होगी लोगों की, वहाँ के लोगों की थिंकिंग पावर हाई होती है। पॉपुलेशन भी लेस है क्योंकि एजुकेटेड है मोस्टली। तो आखिर ऐसा क्यों है, अफ्रीकन कंट्रीज के केस में क्यों नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज मोस्टली लाई करती हैं हमारे इक्वेटोरियल और इसी रीजन के आसपास। अगर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, कुछ कंट्रीज को छोड़ दें लाइक साउथ अफ्रीका वगैरह को, तो मोस्टली कंट्रीज क्या है यहाँ पर, अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड, या कुछ कंट्रीज क्या है, डेवलपिंग है। तो यहाँ पर विकास नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आए दिन बीमारियाँ होती रहती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हम ज्योग्राफी से सभी को रिलेट कर सकते हैं। सभी चीज़ें ज्योग्राफी पर डिपेंड है कि किस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। आखिर ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल वेस्ट यूपी में ही क्यों हुआ, ईस्ट यूपी में क्यों नहीं हुआ, हरियाणा पंजाब में ही क्यों डेवलप हुआ, बाकी और स्टेट में क्यों नहीं हुआ, ये सब हम ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। किसी भी एरिया को जानने के लिए ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक सवाल हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी डेवलप्ड इन इजिप्ट, आखिर एस्ट्रोनॉमी इजिप्ट में ही क्यों डेवलप हुआ। इजिप्ट बोले तो मिस्र देश। एस्ट्रोनॉमी डेवलप यहाँ पर ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो क्लाउड्स, क्लियर स्काई होता है। तो जो वहाँ पर जियोग्राफर्स हुए थे उनको आसानी हुई। अगर आपको क्लियर स्काई दिखाई देगा, क्लाउड्स नहीं होंगे, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे क्लाउड वगैरह है, तो बेटर कौन सा एरिया रहेगा, यही एरिया रहेगा। तो इसलिए इसका डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। देन हम आगे एक सवाल और लेते हैं, व्हाट वी स्टडिंग इन ज्योग्राफी, आखिर हम ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की बेसिकली दो ब्रांचेस है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब फिजिकल और ह्यूमन को भी सब पार्ट्स में तोड़ा गया है। लाइक फिजिकल में क्या क्या आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी आएगा। ऐसे तो हमने सिलेबस में सब डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार और लिख देते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजियोग्राफी। बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफिकल थॉट,
इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल, इकोनॉमिक हो गया, फिजिकल ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कल्चरल हो गया। एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। और प्लस इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये सब वैसे हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो मूव मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेंगे, बेसिक होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। वनडे एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं, हायर में शायद बन जाए 1 या 2 क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी में भी स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स से। व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स इन हिंदी ब्रह्मांड। आखिर यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स इज द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज में क्या क्या होते हैं? ये यूनिवर्स है हमारा। इस यूनिवर्स में क्या क्या होंगे? स्टार्स होंगे, गैलेक्सीज होंगी। गैलेक्सीज के अंदर अपने अपने सोलर सिस्टम होंगे। सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट वगैरह होंगे। तो यूनिवर्स हमारा मिलियंस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बना है। और गैलेक्सी किससे मिलकर बनी होती है? स्टार से, प्लैनेट से, एस्टेरॉइड से, मेटेरॉइड से, तो सेलेस्टियल बॉडीज से बनी होती है। लाइक गैलेक्सी 1 है। गैलेक्सी 1 में क्या होगा? स्टार्स होगा, प्लैनेट्स होगा, एस्टेरॉइड्स होगा। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज से मिलकर बनी होती है। ऐसी गैलेक्सी 2 होगा, गैलेक्सी 3 में होगा। और जब ये सारी गैलेक्सी एक जगह होती हैं तो इन सब से ही मिलकर हमारा यूनिवर्स बनता है। अगर यूनिवर्स के बारे में बात करें तो वेरियस साइंटिस्ट है, लाइक होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, एराटोस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, पोसिडोनियस, काफी लोग आए। लेकिन सबसे पहले जो बताया था वो होमर ने बोला था कि अर्थ इज लाइक अ डिस्क। अर्थ जो है हमारी एक तस्तरी की तरह है। And sun rose out of the ocean streams and again sank into the same as its setting। मीन्स इन्होंने पृथ्वी को क्या तस्तरी नुमा बताया, और सूर्य को क्या बोला कि सूर्य हमारा सुबह को ओशियन से निकलता है और शाम को वहीं पर ही डूब जाता है। लेकिन अगर आज के किसी बच्चे से ऐसा बोलें तो वो हंसेगा आपको देखकर कि अरे ऐसा होता है क्या। लेकिन ये उनके टाइम की बात है, तो इनके टाइम में काफ़ी पुरानी बातें हैं। तो आज से शायद ये होमर का टाइम पीरियड रहा हो 1280 BC के आसपास। तो उस टाइम पे ये बता पाना भी बहुत बड़ी बात थी।
कि हमारी अर्थ तस्तरी की तरह है और सन हमारा ओशियन से निकलता है और फिर डूब जाता है। तो सेम स्टार्स के केस में भी यही बताया कि स्टार्स भी क्या करते हैं, सुबह को निकलते हैं और फिर शाम होते होते डूब जाते हैं। तो अगर यूनिवर्स के बारे में और बाकी काफ़ी जोग्राफर्स ने अपना अपना योगदान दिया, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, एक्टियस, हेरोडोटस, इराटोस्थनीज, स्ट्रैबो, लेकिन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जोग्राफिकल थॉट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाने लगे तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि जिसका जो स्थान होता है वहीं पढ़ाएं तो वही अच्छा रहता है। जोग्राफिकल थॉट में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो होमर के बाद अगर बात करें टोलमी की, टोलमी किसके लिए जाने जाते हैं, अपने एल्मागेस्ट बुक के बारे में। इन्होंने इस बुक में किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, वो क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक थ्योरी दी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। 140 एडी में जियोसेंट्रिक थ्योरी दी। इस थ्योरी में क्या बोला कि हमारा अर्थ क्या है, यूनिवर्स के सेंटर पे है। मींस हमारा अर्थ कहाँ है, हमारा अर्थ सेंटर में है और बाकी सारी अदर बॉडीज हमारे अर्थ का चक्कर लगाती हैं। ये जियोसेंट्रिक थ्योरी में हमारे टोलमी साहब ने बोला कि हमारी अर्थ क्या है, सेंटर पे है, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। वो उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो देखा बताया, लेकिन आज के टाइम में देखे तो ये सत्य नहीं है। तो फिर इंडियन साइंटिस्ट भी आए, आर्यभट्ट आए, ब्राह्मीर आए, भास्कराचार्य आए, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। देन जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बाद ये सब हम थॉट में पढ़ेंगे, जब थॉट वाला यूनिट आएगा डीप में वहाँ पढ़ेंगे। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद आती है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इसको दिया कोपरनिकस ने कब, 1543 एडी में। कोपरनिकस को क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारा सन कहाँ है, हमारा सन यूनिवर्स के सेंटर में है और अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती है, हमारे सन के चारों तरफ घूमती हैं। ये कुछ हद तक सही भी रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि सन क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है। ये भी आगे बताएंगे कि ये गलत क्यों हो जाता है, लेकिन कुछ हद तक ये सही बोले कि सन हमारा सेंटर में है और बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती हैं, उसके चारों तरफ घूमती हैं। ये तो रहा बेसिक यूनिवर्स के बारे में। कुछ थ्योरीज हैं यूनिवर्स के बारे में, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग में क्या है, बिग बैंग थ्योरी को दिया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। जॉर्ज लेमेंटेयर, जॉर्ज लेमेंटेयर, ये क्या थे, एक प्रीस्ट थे। क्या थे, प्रीस्ट। उन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्स जो था वो एक सिंगुलरिटी पर था। सिंगुलरिटी मीन्स सिंगल एटम। इस पार्टिकल का जो, हमारे इस पार्टिकल का वॉल्यूम था बहुत कम था, लेकिन उसके अगर टेम्परेचर की बात की जाए, वॉल्यूम क्या था, कम था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अब सपोज करो ये आपका एक रूम है, ये आपका एक रूम है
और इसमें क्या है, 100 लोग हैं, ठीक है, एसी चला हुआ है बढ़िया, 100 लोग हैं। अगर इसमें हमने 500 लोग और ऐड कर दिए तो एसी कितना भी चलो थोड़ा घुटन होने लगे। अगर इसी में फिर 1000 लोग और ऐड कर दिए तो क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ का इतना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जगह तो सेम है लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा आ गए तो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा। तो अगर सपोज करो अंदर आग लगा दें तो लोग भागेंगे, धक्कम धक्की होगी। सेम ऐसे ही पार्टिकल में अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। जैसे लोगों में यहाँ भग्गम भग्गा मच जाएगी, कोई दीवार कूद तोड़ के भागेगा, कोई खिड़की तोड़ के। सेम इसी केस में क्या है, पार्टिकल में भी क्या हुआ कि ये एक साथ स्पेंड होने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे क्या हुआ, बर्स्ट हो गया, एक मतलब एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन हुआ, इतना तेज एक्सप्लोजन हुआ, हमारा जो यूनिवर्स को बताते हैं इसी एक सिंगल एटम से बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति इसी से हुई। तो एक्सप्लोजन हुआ और इसी से हमारी क्या है, गैलेक्सीज बनी, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बनी और गैलेक्सीज में प्लैनेट्स वगैरह बने। तो ये अभी भी हमारा एक्सपेंड कर रहा है। ये थ्योरी थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। देखो ये लिखा हुआ है कि बिग बैंग में क्या था, स्मॉल वॉल्यूम था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। ये थ्योरी किसी ने दी, जॉर्ज लेमेंटेर ने। इन्होंने ये थ्योरी कब सजेस्ट की थी, 1920s में, लेकिन इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया 1972 में। यहाँ तक क्लियर। देन एक थ्योरी और है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में ये बोला गया था, ये थ्योरी दी थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी एंड फ्रेड होयले ने। कब, 1950s में। इस थ्योरी में बोला गया था कि ओवरऑल साइज एंड मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स अभी हमने इसमें पढ़ाया था, ये हमारा यूनिवर्स बन गया, ये हमारा गैलेक्सीज से मिलकर, सपोज करो ये हमारी गैलेक्सीज सर, गैलेक्सीज है और इनसे मिलकर हमारा यूनिवर्स बना। तो इस थ्योरी में बोला, स्टेडी का मतलब होता है रुक जाना कहीं भी। स्टेडी स्टेट थ्योरी में बोला कि जो भी हमारा यूनिवर्स बना वो एक ही स्टेट में रुक गया। मीन्स जो इसका साइज है और जो इसका मास है वो अब कांस्टेंट रहेगा। अगर सिंपल हिंदी में बोले तो ब्रह्मांड का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। मीन्स जो है यही है बस, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरी आती है पल्सेटिंग थ्योरी। इसको एलन संडेज ने दिया था। इसमें क्या बोला गया, यूनिवर्स क्या है, पहले क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा जो बिग बैंग में बोला है, फिर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको डायग्राम की हेल्प से समझाए तो अच्छा रहेगा कि जैसे अभी हमने बिग बैंग में पढ़ा था एक सिंगल एटम था, फिर क्या है कि यूनिवर्स बना। अब यूनिवर्स भी क्या है, एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सीज के बीच का साइज भी बढ़ रहा है। तो हमारा ब्रह्मांड क्या वो यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन इन्होंने बोला इस थ्योरी में, एलन संडेज ने पल्सेटिंग थ्योरी में, कि इसमें क्या होता है, एक पीक पॉइंट पर जाकर क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल होने लगता है। मींस यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। मीन्स फिर से क्या है, थोड़ा सिकुड़ने लगेगा, फिर से सिकुड़ने लगेगा, फिर एक पोजीशन पे आके फिर से सिंगल एटम की तरह हो जाएगा। मीन्स पहले क्या है, सिंगल एटम से यूनिवर्स बना, फिर एक्सपेंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर से जाकर सिंगल एटम बन गया। तो
अकॉर्डिंग टू पल्सेटिंग थ्योरी द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिपीट कर रहा है। ये रिपीटेशन कितने साल में होती है? आफ्टर 80 बिलियन ईयर, आफ्टर 80 बिलियन ईयर्स। और अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें, बिग बैंग को बोला जाता है कि बिग बैंग जो विस्फोट हुआ था वो 15 से 20 बिलियन साल पहले हुआ था। तो अभी तो काफ़ी टाइम है पल्सेटिंग थ्योरी को रिपीट होने में। तो ये तीन थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब थोड़ा हम मूव ऑन करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इन 1805 हर्शेल ने क्या बोला था टेलीस्कोप की हेल्प से कि सोलर सिस्टम इज मेयरली अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हमने बोला था ऊपर अभी कि जो हेलियोसेंट्रिक था, हेलियोसेंट्रिक, इसमें क्या था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि हमारा सन क्या है, सेंटर है यूनिवर्स का। इन्होंने बताया है यहाँ पर हर्शेल साहब ने कि टेलीस्कोप की हेल्प से इन्होंने देखा और बोला कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट, मतलब सोलर सिस्टम भी खुद हमारा एक पार्ट है यूनिवर्स का, तो सन कैसे सेंटर में हो जाएगा। तो इस हर्शेल साहब ने जो हमारी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसको थोड़ा गलत प्रूफ किया। 1925 में हब्बल साहब ने टेलीस्कोप की हेल्प से क्या बोला, यूनिवर्स हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 बिलियन लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस को नापने की एक यूनिट होती है लाइट ईयर। टाइम मत समझ लेना लाइट ईयर देख के, ईयर देखा तो बोला कि टाइम की यूनिट होगी। ये क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब दूरी को नापती है। दूरी, ठीक है। तो हब्बल साहब ने टेलीस्कोप की हेल्प से क्या बोला, यूनिवर्स हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 बिलियन लाइट ईयर एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैलेक्सीज। मींस ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 2.5 बिलियन लाइट ईयर है और सेवरल गैलेक्सी से मिलकर बना है। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग। जो हमारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, ये क्या कर रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ये सब नासा ने भी कंफर्म किया था कब, 2011 में। उनका एक प्रोजेक्ट है मैप, उसके हेल्प से कंफर्म कर दिया कि हाँ गैलेक्सीज के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है। 3 पॉइंट क्लियर है यहाँ। इसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये थोड़ा फैक्चुअल है, लर्न करना पड़ेगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? नियरेस्ट स्टार है हमारे सन का। ये अभी कुछ देर में डायग्राम की हेल्प से हम दिखा देंगे। और गैलेक्सी क्या होता है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ये क्या है? ये हमारी एक गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी। ये क्या है? हमारी गैलेक्सी है। एक्चुअल में लोग मिल्की वे को गैलेक्सी मान लेते हैं, लेकिन मिल्की वे खुद एक पार्ट है हमारी मंदाकिनी गैलेक्सीज का। लेकिन एज अ जोग्राफर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए, हमें मिल्की वे ना बोल के मंदाकिनी बोलना चाहिए। तो मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी है और जो मिल्की वे है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या, गैलेक्सी सबसे पहले गैलेक्सी होता क्या? ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ईटीसी। तो गैलेक्सीज में इतनी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। इसकी क्या है, 3 रोटेटिंग आर्म्स होती हैं और एक बीच में बल्ज होता है। मीन्स जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा और उसको क्या है, धुरी पर लगाएं और उसको घुमाएं, तो
तो गैलेक्सी भी सेम ऐसी ही होती है। बीच में जो है इसका बल्ज है, ये बल्ज है, ये वाला एरिया जो है इसका बल्ज है। और क्या है, जैसे पहिया घुमाते हैं साइकिल का, वो रिम जो होता है, रिम उसको अगर लगाया नीचे धरती पर और घुमाया, सेम गैलेक्सी भी है। ये बीच में बल्ज है, वो ऊपर का एक्सिस जो होता है, और बाकी इसकी रोटेटिंग आर्म्स है। तो रोटेटिंग आर्म्स में क्या होता है कि ये स्पाइरल आर्म होता है जहाँ से हमारे स्टार्स बनने स्टार्ट होते हैं। फिर एम्ब्रियो स्टार होते हैं, भ्रूण तारा बोलते हैं जिसको। फिर आगे आके क्या है, फिर हमारा सोलर सिस्टम है। जैसे सन के आसपास हमने अभी कौन सा स्टार बताया था, प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सन के सबसे नियर है। और इसके बाद डॉग स्टार है जो चमकीला तारा है जो नाइट में चमकता है। ओरियन नेबुला है, ब्राइटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये एक ग्रुप है स्टार्स का जो ठंडा है और चमकीला है। तो ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज थी। और इसके बाद क्या है, अगर एक सवाल और आया कि हमारी गैलेक्सीज के सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर पूछा मंदाकिनी के पास में जो गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है, तो आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जैसे कि पॉइंट में दिया गया है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मंदाकिनी गैलेक्सी। कंफ्यूज मत होना मिल्की वे और मंदाकिनी गैलेक्सी। मिल्की वे एक पार्ट है मंदाकिनी का, उसका दुग्ध मेघला बोलते हैं, दुग्ध मेघला। ठीक है, अब आते हैं हम। देयर आर टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन इन मंदाकिनी गैलेक्सी। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि राशियां क्या होती हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, ये सब अब डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। राशियां क्या होती है, देखो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स बोल देना गलत है। फिर कॉन्स्टिलेशन और गैलेक्सी में ही क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारी जो मंदाकिनी गैलेक्सी उसमें 88 कॉन्स्टिलेशन है और ओनली 12 कॉन्स्टिलेशन हमको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखो अभी डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर। मतलब सप्तऋषि आपने देखा होगा, सप्तऋषि मीन्स 7 स्टार ऐसे पैटर्न बनाते हैं, उसको सप्तऋषि बोलते हैं। 7 स्टार एक पैटर्न बनाते हैं। सेम इसी केस में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ स्टार होता है कोई एक पैटर्न बना ले उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन बोले तो राशियां, कॉन्स्टिलेशन राशियों को बोलते हैं और कॉन्स्टिलेशन एक राशि को बोलते हैं जो क्या कर, जो एक पैटर्न बनाती है, पिक्चर बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लियो द लोयन, सिंह राशि जो होती है हमारी, उसमें क्या होते हैं, स्टार्स ऐसा पैटर्न बनाते हैं जब हम उनको देखते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि एक शेर है। जब वो स्टार्स क्या है एक पैटर्न बनाते तो हमें ऐसा लगता है शेर है। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। ये स्टार्स जब एक पैटर्न बनाते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, तुला मतलब तुला राशि होती है, तराजू की तरह शेप बना लेते हैं, लिब्रा। यहाँ पे क्या है, तराजू की तरह शेप बना लेते हैं। तो यही है क्या, कॉन्स्टिलेशन मींस राशि। अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न और पिक्चर। तो हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी गैलेक्सी अभी हमने बताया, उसमें टोटल कितनी राशियां हैं, 88 राशियां हैं। लेकिन हमको अफेक्ट करती है सिर्फ 12 राशियां। वो 12 राशियां कौन सी हैं, टोटल कितनी राशियां हैं, 88
राशियां, हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसमें कितनी राशियां? 88। लेकिन हमको अफेक्ट कितना करती है? 12। 12 कौन कौन सी हैं? सभी जानते होंगे। मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो ये क्या है? हमारी 12 राशियां हैं जो अफेक्ट करती हैं। और नक्षत्र क्या होते हैं वो भी देखते हैं। देखो, एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र होते हैं। राशि तो समझ आया, नक्षत्र क्या होते हैं? एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। और अगर हमें 12 राशि अफेक्ट कर रही है तो कितने नक्षत्र होंगे उसमें? 27 नक्षत्र। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 2.25 से तो निकल के आ जाएगा 27 नक्षत्र हमको अफेक्ट करेंगे। यही केस है राशि, मतलब आपकी राशि सही नहीं है या नक्षत्र खराब है, ये सब इसीलिए बोलते हैं। अब समझ आया 12 राशियां ही क्यों, 88 क्यों नहीं? अगर कोई आपसे पूछ ले मंदाकिनी गैलेक्सी में कितनी राशियां हैं तो 12 मत बोल देना, 88 बोलना है। क्योंकि टोटल तो 88 है, लेकिन अफेक्ट 12 कर रही है, वो अलग बात है अफेक्ट कितनी कर रही है। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं, थोड़ा और बेसिक कर लेते हैं। यहाँ हम एक यूनिट लेते हैं, MS यूनिट, मीन्स मास ऑफ सन। थोड़ा ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। MS क्या है? मास ऑफ सन। अगर 1.4 MS, मतलब 1.5 से थोड़ा कम, ये हमारा सूर्य का मास है। मान लो, उदाहरण के लिए मान मत लेना कि एक्चुअल इतना ही है, 100 kg है। लेकिन 1.4 का मतलब हो गया 140 kg। मीन्स जब 140 kg मास होगा तो वो 1 चंद्रशेखर लिमिट होगा। मीन्स 1.4 मास ऑफ सन इज इक्वल टू 1 चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। और अगर 1 चंद्रशेखर लिमिट से मास कम होगा किसी भी स्टार का, कोई XYZ स्टार है, इसका मास अगर 1 चंद्रशेखर लिमिट या 1.4 मास ऑफ सन से कम है तो उस स्टार को बोलते हैं क्या? व्हाइट ड्वार्फ स्टार या फोजिल स्टार। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए मास, 1.4 मास ऑफ सन या 1 चंद्रशेखर लिमिट से मास ज्यादा हो जाए किसी भी स्टार का, मतलब बड़ा स्टार हो जाएगा वो तो, सन से भी बहुत बड़ा, तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन स्टार। यहाँ तक क्लियर हुआ? और जो न्यूट्रॉन स्टार है अगर वो रोटेट करे तो उसको हम बोल देते हैं पल्सर। ये हम क्वेश्चन कराएंगे जब और थोड़ा क्लियर समझ आएगा। यहाँ तक बेसिक क्लियर समझ आया। MS इज इक्वल टू मास ऑफ सन, 1.4 मास ऑफ सन होता है 1 चंद्रशेखर लिमिट के इक्वल। और मास ऑफ स्टार अगर कोई 1 चंद्रशेखर लिमिट से मास कम है किसी भी स्टार का तो उसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार या फोजिल स्टार। और लेकिन अगर 1 चंद्रशेखर यूनिट से किसी का मास ज्यादा हो किसी भी स्टार का तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पल्सर। यहाँ तक क्लियर? चलो अब मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं लाइफ ऑफ अ स्टार की, ये एक स्टार की लाइफ कैसी होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था। MS इक्वल टू मास ऑफ सन, 1.4 MS इक्वल टू चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, और 1.4 MS से अगर कम है तो उसको व्हाइट ड्वार्फ स्टार बोल देते हैं या फोजिल स्टार। अगर मास ज़्यादा है किसी भी स्टार का 1.4 से, उसको न्यूट्रॉन स्टार। और रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये सब हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है डिटेल में। तो लाइफ देखते हैं स्टार की। कोई ये हमारी गैलेक्सी है, मंदाकिनी ले लो, मीन्स ये रोटेट कर रही है। मैंने बताया था कि जैसे साइकिल का रिम होता है तो सेम हमारी गैलेक्सी ऐसे मूव करती है, बीच में बल्ज होता है ये, और बाकी रोटेट करती है। तो तब रोटेट करेगी जो इसके आसपास, यहाँ पे ये आम के आसपास क्या है? पार्टिकल्स है।
तो पार्टिकल्स जब इसमें आएंगे तो धीरे धीरे ये रोटेट करेगा, अपनी शरण में लेता चला जाएगा। गैसियस क्लाउड्स है, अब गैस क्या होगी, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। कॉम्पैक्ट मीन्स उसके पार्टिकल थोड़ा पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो गैस किसका रूप ले ले, गैस का जो मास है वो रूप ले लेगा एक एम्ब्रियो स्टार का, मतलब भ्रूण तारा का। भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार बन गए यहाँ। जब हमारी गैलेक्सी क्या है, रोटेट करेगी, तो गैसियस क्लाउड्स है मीन्स पार्टिकल्स हैं गैस के, वो क्या करेंगे, वो कॉम्पैक्ट होने लगेंगे, मीन्स एक जगह आने लगेंगे। कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या है, वो एम्ब्रियो स्टार बन जाएंगे। ये तो था केस वन। अब आगे चलेंगे। अब अरे यहाँ पर हमारी गैलेक्सी रोटेट कर रही है। रोटेट, एक बात याद रखना, यूनिवर्स में सभी चीज़ें क्या है, मोशन में है, कोई भी स्टैटिक नहीं है। तो गैलेक्सी हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट करेगी तो ये जो हमारा एम्ब्रियो स्टार बना था, ये अपनी पोजीशन चेंज करके अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो स्टार क्या है, अंदर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, स्टार थोड़ा स्टेबल हो गया। वहाँ तो क्या ज़्यादा मूवमेंट यहाँ हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो स्टार थोड़ा स्टेबल हो गया। लेकिन मूवमेंट अभी भी रहेगा, ये नहीं कि पूरी तरह से स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट कर जाएगा किस में, हीलियम में। हाइड्रोजन कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। अगर सन की जो एनर्जी बनती है, कोई पूछे कैसे बनती है, सन के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई, कहाँ से आई, वो हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है हीलियम में। H2 कन्वर्ट होता है किसमें, हीलियम में। तो यही मेजर सोर्स है सन की एनर्जी का। ठीक है, कोर ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो डेंस हो जाएगा। जो हमारा आउटर लेयर है, मतलब हीलियम क्या है, ये कोर है, हीलियम है। जो H2 है वो ब्लास्ट कर जाएगा किस पर, हीलियम कोर पर। तो वहाँ पर क्या होगा, एक बहुत तेज आवाज़ होगी, ब्लास्ट कर रहेगा तो वहाँ की आवाज़ क्या होगी, बहुत तेज होगी। उसी को हम सुपरनोवा बोलते हैं। क्या, सुपर नोवा बोलते हैं। यहाँ पे सुपरनोवा के बाद क्या होगा, जो स्टार्स का टेम्परेचर है वो फॉल डाउन कर जाए, क्योंकि विस्फोट तो हो चुका। अब यहाँ पे क्या है, हमारा स्टार लाल दिखाई देने लगेगा, अपीयर्स रेड, तो वो उसको क्या बोलते हैं, रेड जायंट स्टार। ये सवाल पूछे जाते हैं, सुपरनोवा क्या होता है, रेड जायंट स्टार क्या होता है, पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, फोजिल स्टार क्या होता है, सब सवाल बने हैं, इसी से उठाया गया है। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब हमारा रेड जायंट स्टार बन गया, रेड जायंट स्टार क्या होगा, बल्ज की तरफ आएगा। जब बल्ज की तरफ आएगा तो रोटेट तो वो कर रहा है, वो कहाँ पर समाहित हो जाएगा, मैंने बताया था अभी ऊपर की तरफ। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार जिसका मास ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था रेड जायंट स्टार, वो कहाँ आ जाता है, जो हमारा बल्ज है, बल्ज वाले एरिया में, वहाँ क्या होता है, ब्लैक होल होता है। एक पॉइंट पे आकर समाहित हो जाता है। ब्लैक होल के बारे में अभी भी डिस्कवरी चल रही है कि होता क्या है। यहाँ पे कोई भी चीज़, इवन लाइट कितनी भी तेज हो, पास नहीं हो पाती, तो ब्लैक होल में जाके समाहित हो जाता है। ये क्या है, हमारे स्टार्स की पूरी कहानी है, कैसे स्टार बनते हैं, कहाँ जाके ख़त्म होते हैं। ठीक है, हमारा सन क्या है, सन भी एक स्टार है। उस टाइम बाद वो भी क्या करेगा, ब्लैक होल में जाके समाहित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई। थोड़ा और एक दो पॉइंट ले लेते हैं। जॉन व्हीलर ने क्या किया, जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट था उसको प्रोपाउंड किया। अगर कोई पूछे, जो अभी हमने ब्लैक होल पढ़ाया था, ब्लैक होल जहाँ पे सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, तो उसको प्रोपाउंड किसने किया था, जॉन व्हीलर ने। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा ब्लैक होल हो, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, रोग ब्लैक होल। ठीक है, ये सवाल क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, क्वेश्चन सीरीज कराएंगे पूरा एक। ग्रुप ऑफ टू और मोर ब्लैक होल्स इज नोन एज रोग ब्लैक होल्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ब्लैक होल हो कहीं पर, उसको क्या बोलते हैं, रोग ब्लैक होल। ठीक है, अगर हमें किसी स्टार की क्या है, उम्र पता करनी है कि ये जवान है,
ठीक है, बूढ़ा हो गया, कैसा हो गया, या बच्चा है, तो उसकी पता कैसे लगे? अगर हमने बचपन में छोटा बच्चा छोड़ दिया, उत्पाद मचाएगा, उत्पाद मचाएगा तो उसका एनर्जी लेवल हाई रहता है, लेकिन थोड़ा जवानी में आ जाता है, जवानी में आके थोड़ा बेचारा परेशानियों में ही जीने लगेगा, तो वहाँ पे उसकी एनर्जी थोड़ी डल हो जाएगी। लेकिन बुढ़ापे में आके क्या है, ओल्ड एज में बिल्कुल वो उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो सेम केस स्टार के केस में भी, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो समझ लो वो क्या है, एम्ब्रो स्टार है। उसके बाद अगर एनर्जी थोड़ा डाउन होने लगी है हल्का फुल्का, तो वो क्या हो गया, रेड जाइंट, रेड जाइंट स्टार है मींस। और अगर बुढ़ापे वाली एज में आ गया, हमारा सन अभी मिडिल एज में है, मतलब यंग फेज में है, लेकिन अगर उसकी बुढ़ापे में आ गया तो उसकी एनर्जी डाउन होगी। तो अगर हमें किसी स्टार की एज पता करनी है तो वो किसके बेस पे करेंगे, एनर्जी के बेस पे। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट एज ऑफ स्टार बेस्ड ऑन एनर्जी, मींस कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। कम रिलीज कर रहा है तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा कर रहा है तो अभी स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, लास्ट लाइन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? कोपरनिकस को। यहाँ तक क्लियर? तो आज यहीं रहने देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे अपना सोलर सिस्टम। क्या करेंगे? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो चलिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। हैव अ गुड डे। जय हिंद।